आप लोग बेटा L26 आप पढ़ चुके होंगे, अच्छी तरह से आपका तैयार हो गया होगा। तो आइए आज हम लोग देखते हैं बेटा L27, और यहाँ पर हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आज के डेट में बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रोटेशनल मोशन। तो पहले हम लोग मोमेंट और रोटेशनल मोशन देखने के पहले रोटेशनल मोशन क्या बेटा, रोलिंग क्या है, यह देखने के पहले चलते हैं कि व्हाट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पहले अच्छी तरह से समझिएगा, शुरू से लेकर के लास्ट वीडियो को ठीक से देखिएगा, समझ कर देखिएगा, नोट्स ज़रूर बनाइएगा, और कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चंस बेटा, कहीं पर भी कोई भी डाउट होता है तो आप हमको ज़रूर व्हाट्सअप करिएगा, ठीक। तो चलो बेटा, तो आइए मैं कोशिश करूंगा बेटा कि शुरू से लेकर के लास्ट तक के पूरा वीडियो देखते हुए आपका एक लेक्चर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो कि जिसको आप सॉल्व ना कर पाएँ। कोशिश होगी बेटा कि मैं उतना आपको परफेक्ट बना दूं कि कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो आप उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सॉल्व कर सकें। अगली बात बेटा कि जब रोटेशनल मोशन पढ़ते हो तो सबसे पहले हमको ज़रूरत होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन स्टार्ट करने के लिए पहले बेटा पहले हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए। यस, तो आइए शुरू करते हैं। तो टॉपिक इज द फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट डू यू मीन बाय द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैं आपसे पूछूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को छोड़ करके यदि मैं आपसे एक कहूं कि मास क्या है ना, मास क्या है, तो जानते हो। अच्छा, मास में भी है, और थोड़ा पहले आ जाओ बेटा, मैं कहूँ कि आपको इनर्शिया क्या है। तो जानते हो बेटा कि जब आप इनर्शिया पढ़ते हो तो सिंस आई हैव टॉट दिस टॉपिक इन द प्रीवियस लेक्चर ऑफ द न्यूटन्स लॉ ऑफ द मोशन एंड आल्सो इन द चैप्टर 1D मोशन, इनर्शिया क्या होती है। लेकिन जहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है बेटा, वहाँ पर हम लोग इनर्शिया बहुत अच्छी तरह से पढ़े हुए हैं। फिलहाल एक बार आई थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ फिर से यहाँ पर। तो इनर्शिया क्या होती है बेटा, तो कहीं पर भी इनर्शिया इज द काज ऑफ द फोर्स। इनर्शिया ही तो काज है ना बेटा, इनर्शिया ही तो मेन काज है ना फोर्स का। न्यूटन्स लॉ मोशन में पढ़े हुए बेटा, तो बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, बस हिंट में दे देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं पीछे बेटा बातों बता चुका हूँ। जो नहीं जानते बेटा उनके लिए थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि इनर्शिया क्या होती है बेटा। तो कहीं पर भी जानते हो कि जब हम इनर्शिया की बात करते हैं बेटा, यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हम बात नहीं कर रहे हैं, इनर्शिया की केवल बात कर रहे हैं। तो मैं कहूँ बेटा कि इनर्शिया क्या होती है, तो क्या कहोगे बेटा, इनर्शिया का आप डिफाइन कैसे करोगे इनर्शिया को। मैं आपसे कहूँगा बेटा कि एक लाइन लिखो कि इनर्शिया क्या होती है, तो आप क्या लिखोगे। या आपसे क्वेश्चन थ्योरेटिकल पूछ दिया कि इनर्शिया होती है, 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, तो कौन पे निशान मारोगे, किस पर मारोगे, क्या खोजोगे कि जो अच्छा लगेगा उस पर मारोगे, बोलो भाई। हाँ, तो चलो लिख लो, एक लाइन लिख दो, अपनी कॉपी में लिख लो कि इनर्शिया क्या होती है, लिखो पहले उसको। यस, तो अभी तो बोला है भाई, इनर्शिया क्या होती है जी, तो इनर्शिया होती है क्या, काज ऑफ फोर्स। तो केवल एक शब्द यदि कह दो कि काज ऑफ फोर्स, यानी कि वो काज, वह कारण जिसकी वजह से फोर्स की आवश्यकता होती है, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। ओके, बस दैट इज द सफिशिएंट दिस लाइन, मतलब इतना 2 शब्द बोल दिया बेटा, तो दैट इज द एनफ। क्लियर होगा। अच्छा, अब देखो बेटा, अब सवाल ये हुआ कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द इनर्शिया, इनर्शिया होते ही कितने टाइप की है बेटा। तो इनर्शिया की बात करें कि हाउ मेनी टाइप्स, तो यदि हम टाइप की बात करें बेटा, तो चलो आ जाओ देख लेते हैं बेटा कि टाइप्स कितनी होती है। तो यदि इनर्शिया की बात बेटा कि कितनी टाइप्स की होती है, तो देयर आर ना सम टाइप्स ऑफ द इनर्शिया। बोलो बेटा कितना नंबर लिखूं, 1 टाइप की, 2 टाइप की, 3 की, 4 की, 5, जल्दी बोल दो कितनी टाइप, 1 2 3 टाइप। नंबर 1 कौन भाई, नंबर 2 कौन है, और नंबर 3 कौन है भाई, नाम बोलिए फटाफट। तो इनर्शिया बेटा नंबर 1 पे ले लो ना, इनर्शिया इन रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कह दो बेटा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट ना, या इसी का दूसरा नाम है बेटा इनर्शिया ऑफ मोशन, सॉरी। तो इनर्शिया ऑफ पोजीशन बेटा, ये 2 नंबर का हो गया। तो इनर्शिया ऑफ पोजीशन, इनर्शिया ऑफ पोजीशन है बेटा, ठीक। तो इनर्शिया ऑफ पोजीशन। दूसरा कौन है बेटा, दूसरा है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तीसरा कौन है बेटा, चलो बेटा, तो पहला नंबर 1 पे कौन बेटा, तो इनर्शिया ऑफ
इनर्शिया ऑफ रेस्ट या इनर्शिया ऑफ पोजीशन हो गया बेटा फर्स्ट, नंबर सेकंड इनर्शिया ऑफ रेस्ट, नंबर थर्ड पे बेटा इनर्शिया, बोलिए नाम जल्दी, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, inertia of direction. So there are three types of the inertia. So there are three types of inertia. Due to all these three, a force will be must, a force will be required due to these inertia. यानी कि कोई भी वस्तु है और यदि वो रेस्ट में है, नंबर वन पे हम पहले इस बात को समझते हैं कि इसके कहने का सेंस क्या है बेटा। तो यहाँ पर कह रहा है कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट या इनर्शिया ऑफ पोजीशन, रेस्ट में कोई वस्तु रहे या किसी पोजीशन में रहे, बात दोनों की बराबर है। तो जैसे मान लो ना कि ये कोई एक वस्तु है बेटा जिसका मास है m, जिसका मास है m, ठीक, तो इस पर अर्थ ने कितना फोर्स लगाया हुआ बेटा mg, और जिसको कहते हो क्या, जिसको कहते हो कि जिसको कहते हो बेटा वेट। एक्चुअली वेट को जब डिफाइन करते हो तो कहते हो कि अर्थ, हमने अर्थ के ऊपर जितना फोर्स लगाया है तो वो तो हो गया हमारा वेट। हम वो वेट नहीं हुआ, वो हुआ कि हमारी बॉडी पर हमने अर्थ पर कितना फोर्स लगाया बेटा। तो हमने अर्थ पर कितना फोर्स लगाया तो यहाँ समझा देते बेटा। चलो यहीं पे ले लेते, इसी को एग्जाम्पल ले लेते। मान लो ये वस्तु m मास की कोई वस्तु है, ग्राउंड पे रखी हुई है, तो यह ग्राउंड पे कितना फोर्स लगाई mg, इसने लगाया ग्राउंड पर mg। अब यह अर्थ का रिएक्शन अपवर्ड, जिसको कहते हो नॉर्मल, चूँकि कॉन्टैक्ट सरफेस के बेटा परपेंडिकुलर होता है इसलिए नॉर्मल बोलते हो, है ना, सब फ्रिक्शन में सब बताया हूँ। तो बेटा ये n हो गया। अच्छा अब जाते बेटा ये जो n होता है ना, तो यह तो रिएक्शनल फोर्स है ना, यह n क्या है बेटा, n तो एक टाइप का रिएक्शनल फोर्स है, ये तो एक रिएक्शनल फोर्स है ना। तो रिएक्शनल फोर्स, तो जो अर्थ के द्वारा जो तुम्हारी बॉडी पर, अर्थ के द्वारा जो तुम्हारी बॉडी पर, जो हम लोग की बॉडी पर या किसी वस्तु पर जो रिएक्शन होता है, दैट इज द वेट। सिंस अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, यू नो द एक्शन इज इक्वल टू द रिएक्शन एंड द डायरेक्शन आर बोथ अपोजिट एंड देयरफॉर W विल बी हाउ मच, देयरफॉर W इक्वल टू n हो जाएगा ना बेटा। और चूँकि n बराबर mg है तो इसलिए W बराबर क्या हो गया mg। तो कहते हो कि W बराबर mg। ओके, तो हम अब आपसे पूछें बेटा कि जो ना बेटा, हम आपसे पूछे कि बताओ यहाँ पर जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है या इनर्शिया ऑफ पोजीशन है, इसका मतलब क्या निकला एक्चुअली। तो एक्चुअली इसका मतलब ये निकला कि जो वस्तु ना जहाँ पर रखी हुई है वो वहीं पे रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहरी फोर्स न लगाया जाए। और जिसको कहते हो क्या, जिसको कहते हो बेटा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, यानी कि लॉ ऑफ द इनर्शिया बोलते हैं जिसको, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो यह इनर्शिया का प्रॉपर्टी है। यानी सीधे शब्दों में कहा जाए तो इनर्शिया ये हो गया ना बेटा, इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है जिसके वजह से वस्तु अपने स्थान में कोई परिवर्तन नहीं कर रही है, वही इनर्शिया हो गई। यानी कि जिस अवस्था में है उसी अवस्था में बने रहना। अब जैसे मान लो मैं कहूँ कि बेटा तुम पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अब बच्चा ना पढ़े, कहे कि अरे बोलने दो इनको, तो ना पढ़े, तो इसका मतलब कि दैट इज द इनर्शिया, यानी उसके अंदर इनर्शिया बहुत ज़्यादा है। तो इनर्शिया यानी कि अपनी प्रॉपर्टी में बने रहना ही दैट इज द इनर्शिया। तो इनर्शिया बेटा। अच्छा अब फिर क्या कहता है न्यूटन लॉ, अब यहाँ पर देखो बेटा, तो अब इनर्शिया में चेंज करना, यानी कोई वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, हमको उस स्थान को चेंज करना है। तो इनर्शिया के पोजीशन में, यानी कि वस्तु के पोजीशन में चेंज करने के लिए हमको फोर्स की आवश्यकता होगी। तो फोर्स की आवश्यकता होगी, यानी फोर्स की आवश्यकता क्यों हुई, तो फोर्स की आवश्यकता इनर्शिया के कारण हुई। इसीलिए कहते हैं कि व्हाट इज द इनर्शिया, तो कहते हैं इनर्शिया इज द काज ऑफ द फोर्स। जो वह प्रॉपर्टी, वह फैक्ट, वो प्रॉपर्टी जिसके वजह से फोर्स की आवश्यकता पड़ी, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। फाइन, फर्स्ट क्लास। चलिए और देखो अब सवाल उठा यहाँ पर कि यहाँ पर मैं कहूँ कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इनर्शिया, तो कहोगे ना एक लाइन बस, क्या कहोगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ द इनर्शिया, मैग्नीट्यूड ऑफ द इनर्शिया इक्वल टू क्या, मास। तो मास क्या हो गया बेटा, मास ना, मास जो आपका हो गया यही इनर्शिया है। तो इनर्शिया यानी कि मैग्नीट्यूड की बात करो बेटा, तो ऐसे मैं लिख दूँ, ऐसे लिख दूँ बेटा, इनर्शिया
इनर्शिया और यहाँ मैग्नीट्यूड लगा दिया जाए ना बेटा, तो यह मास के बराबर हो गया, यानी कि मास जो वस्तु का होता है वही मैग्नीट्यूड होता है। अब आई बात बेटा नंबर 2 पे चलते हैं। चूँकि ऑलरेडी ये सब मैं बता चुका हूँ, मैं बस आपको थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहा हूँ ना कि इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या डिफरेंस है। अब फिर हम यहाँ पर चलते बेटा इनर्शिया पे। इनर्शिया ऑफ द रेस्ट, इनर्शिया ऑफ द क्या बेटा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट तो हो चुका ना, इनर्शिया ऑफ द मोशन है ना बेटा यह। तो चलो, तो अब ये है बेटा इनर्शिया ऑफ, दूसरा नंबर कौन है बेटा, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो अब लिख दो बेटा यहाँ पर हटा, रेस्ट हटा दो बेटा, रेस्ट पहला वाला होता है, तो इनर्शिया ऑफ मोशन लिख दो बेटा, इनर्शिया ऑफ मोशन। चलो बेटा, अब इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या है भाई, इनर्शिया ऑफ मोशन बेटा ये हो गया ना कि जैसे जब यहाँ पर कोई वस्तु रेस्ट में थी, जब कोई वस्तु रेस्ट में थी तो आपको फोर्स लगाना पड़ रहा था। ऐसे जब कोई वस्तु मोशन में होती है तो उसका ब्रेक मारने के लिए या उसका स्पीड बदलने के लिए, उसका स्पीड बढ़ाने के लिए भी तो फोर्स की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए कि कहीं पर भी आप बाइक चला रहे हैं और आप जैसे मान लो बेटा कि बाइक चला रहे हो और वहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, यानी कि फ्रिक्शन नहीं है। तो फ्रिक्शन नहीं है, रोड बिल्कुल स्मूथ है, फ्रिक्शन जीरो है, बिल्कुल स्मूथ रोड है बेटा, फ्रिक्शन जीरो है, तो आप कभी भी आपकी स्पीड कम होगी नहीं होगी। यदि स्पीड कम करना चाहते हैं तो कैसे होगा, स्पीड कम करना चाहते तो ब्रेक मारना पड़ेगा। ब्रेक का एक्शन फ्रिक्शन के साथ होता है, तो फ्रिक्शन है ही नहीं, तो फ्रिक्शन है ही नहीं तो ब्रेक मार पाएंगे, नहीं मार पाएंगे। ब्रेक क्या करता है, ब्रेक का काम क्या होता है, जब ब्रेक मारते बेटा तो फ्रिक्शन की दिशा को चेंज कर देता है। तो ब्रेक का जब हम स्कूटी चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, ट्रक चला रहे हैं, बस चला रहे हैं, ट्रेन चला रहे हैं, कुछ भी है, तो ब्रेक मारते समय फ्रिक्शन का दिशा बदल जाती है। तो मेन काम फ्रिक्शन का होता है, ब्रेक का मेन काम होता है दिशा का परिवर्तन कर देना। यानी कि जो रोलिंग मोशन, पहिया जो रोलिंग मोशन कर रहा होता है, रोलिंग मोशन को ट्रांसलेशनल मोशन में बदल देना, कन्वर्ट कर देना। दिस इज द वर्क ऑफ द ब्रेक। ओके, चलो अब यहाँ पे इनर्शिया ऑफ द मोशन। तो फिर बात आई कि इनर्शिया ऑफ मोशन क्या हुआ, देख रहे हो ना। जैसे मान लीजिए मैं एक आपको एग्जांपल दे दूं कि जैसे मान लो बेटा एक कार वाला है और एक ट्रक वाला है और एक कार वाला है, और ट्रक भी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है और कार भी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जा रही है, दोनों की स्पीड बराबर है। क्या सुना, कार और ट्रक की स्पीड बराबर है। तो ट्रक और कार बोलने का मतलब ये हुआ कि एक का मास बहुत ही कम है, दूसरे का मास बहुत ही ज़्यादा है। दोनों का स्पीड, इनिशियल स्पीड दोनों का बराबर है। दोनों के ड्राइवर बराबर ब्रेक मार करके बराबर का फोर्स लगा के ब्रेक मारते हैं। यस, लिसन अगेन, दोनों के ड्राइवर बेटा ना, दोनों के ड्राइवर बराबर फोर्स लगा करके ब्रेक मारते हैं। तो नाउ द क्वेश्चन कि कौन पहले रुकेगा कौन बाद में रुकेगा, कि दोनों बराबर, दोनों मतलब एक ही डिस्टेंस पे रुकेंगे। थिंक एंड गिव द आंसर। हाँ, ऑलरेडी हैज बीन टॉट दिस टॉपिक, ऑलरेडी हैज बीन डिस्कस्ड इन द अर्लियर लेक्चर। हाँ बेटा, कौन रुकेगा पहले कार रुकेगी। क्यों, देखो बेटा स्पीड बराबर है, यदि यहाँ पे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2s से निकालोगे बेटा ना, तो आपको दिखेगा कि ये तो यार रुक जाना है, मतलब फाइनल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी दोनों की बराबर है। तो जो डिस्टेंस है s इक्वल टू आ रहा बेटा, तो s इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2a तो आएगा ना। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं बेटा। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा एक स्टेप आपको और आगे जाना होगा। एक स्टेप आगे कैसे जाओगे बेटा, तो अब सीधे से दिखाई दे रहा है कि मास दोनों का बराबर है नहीं। तो जब ड्राइवर ने ब्रेक मारा गाड़ी रोकने के लिए, तो जो रिटार्डेशन कितना प्रोड्यूस हुआ, तो फोर्स बराबर दिया है ना, रिटार्डेशन बराबर तो है नहीं। तो रिटार्डेशन या बराबर नहीं, तो जानते बेटा कि रिटार्डेशन एंड एक्सेलरेशन बोथ आर इक्वल टू द F/m। तो ट्रक का मास ज़्यादा है, फोर्स बराबर लगा हुआ है, तो ट्रक का मास ज़्यादा है बेटा, तो ये बराबर F/m होता है, यानी कि रिटार्डेशन कम प्रोड्यूस होगा। कार में उतना ही फोर्स लगाया जाएगा तो कार में रिटार्डेशन ज़्यादा होगा। तो रिटार्डेशन ज़्यादा होगा तो डिस्टेंस, जानते बेटा कि रिटार्डेशन इनर्सी प्रोपोर्शनल होती है, तो डिस्टेंस कम जल्दी रुक जाएगा। लेकिन ट्रक का रिटार्डेशन कम है तो बहुत दूर जा कर के रुकेगा। तो पहले कौन रुका, कार। इसका मतलब ये हुआ कि कोई वस्तु कहाँ पे रुकेगी ब्रेक अप्लाई करने के बाद, यानी फोर्स अप्लाई करने के बाद वस्तु कहाँ पे रुकती है, या इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि उसकी स्पीड क्या है, यह इस बात पर भी डिपेंड करता है कि उसका मास क्या है। तो मास एंड वेलोसिटी बोथ विल बी द इम्पॉर्टेंट फैक्टर हियर। तो सिंस मास एंड वेलोसिटी बोथ आर रिस्पॉन्सिबल टू स्टॉप द बॉडी, एंड देयरफॉर product of the mass and velocity, you know, that is known as the linear momentum.
So that is known as the linear momentum, and therefore now you can say that the magnitude of the inertia of the motion is the linear momentum. तो therefore yes, तो therefore क्या हुआ बेटा कि linear momentum. तो linear momentum P equal to mv. ओके, तो दिस इज द मैग्नीट्यूड, यानी कि ये क्या बता रहा है बेटा, ये बता रहा है मैग्नीट्यूड। हो गया, तो ये बता रहा है मैग्नीट्यूड। ओके, कम ऑन द पॉइंट। एंड नाउ द थर्ड पॉइंट इज द इनर्शिया ऑफ द डायरेक्शन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द इनर्शिया ऑफ द डायरेक्शन? जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर, अच्छा अब देखो बेटा, अब यहाँ पर बात रही ना बेटा कि यहाँ पे बात है बेटा कि लीनियर मोमेंटम, जो लीनियर मोमेंटम में यदि थोड़ा सा और बात कर लिया जाए कि हमने लिखा कि मैग्नीट्यूड ऑफ द इनर्शिया ऑफ द मोशन इज द लीनियर मोमेंटम, दिस इज द मैग्नीट्यूड। नाउ माइंड दिस, यानी कि जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि वेलोसिटी कितनी है और मास कितना है। अकेले वेलोसिटी पे नहीं, अकेले मास पर नहीं, ना अकेले वेलोसिटी पर ना अकेले मास पर। तो देयरफॉर बोथ आर द रिस्पॉन्सिबल। तो इसीलिए, और बोथ जब एक साथ हो जाते हैं तो उसे लीनियर मोमेंटम कहते हो, तो यानी कि लीनियर मोमेंटम। ओके बेटा, चलो अब बात आई इनर्शिया ऑफ द डायरेक्शन। तो जैसे मान लीजिए आप किसी डायरेक्शन में गाड़ी चला रहे हैं, या अपनी स्कूटी चला रहे हैं, या साइकिल या बस जो भी कुछ चला रहे हैं ना बेटा, या कार चला, जो भी कुछ व्हाटएवर। तो अब मान लो बेटा कि किसी डायरेक्शन में आप साइकिल से जा रहे हो। अच्छा, अब आपको राइट हैंड मुड़ना है या लेफ्ट मुड़ना है ना, तो कुछ भी करना है, मतलब कि आपको दिशा चेंज करनी है अपनी वेलोसिटी की। तो यदि आपको अपनी दिशा चेंज करनी है वेलोसिटी की, तो क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको बिना फोर्स लगाए क्या चेंज हो जाएगा? क्या ऐसा बोलने से चेंज हो जाएगा कि यह साइकिल या स्कूटी दाहिने मोड़ या बाएं मोड़, ऐसे करने से कुछ होगा? नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी कि दिशा चेंज करने के लिए भी फोर्स लगाना पड़ेगा। क्लियर? यानी कि फोर्स विल भी, यहाँ पर भी क्या जरूरत पड़ेगी बेटा? फोर्स ना विल रिक्वायर्ड, फोर्स रिक्वायर्ड टू change direction of velocity, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए यहाँ पर भी फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी, एंड देयरफॉर यहाँ पर भी फोर्स की आवश्यकता है, यहाँ पर भी फोर्स की आवश्यकता है बेटा, और यहाँ पर भी स्थान बदलने के लिए भी फोर्स की आवश्यकता है। तो देख रहे हो कि हर जगह फोर्स की आवश्यकता है। तो देयरफॉर व्हाट इज द इनर्शिया? तो इनर्शिया इज द काज ऑफ, व्हाट इज द इनर्शिया? तो इनर्शिया इज द काज ऑफ द फोर्स। Inertia is the cause of the force. Yes. So this is the definition of the inertia. First of all, what is the definition of the inertia? And now come on the next point. तो ये तो इनर्शिया अभी हम जिसकी बात कर रहे थे बेटा, ये तो बात हमारी हो रही थी ना, ट्रांसलेशनल मोशन के लिए बात हो रही थी। अब हमारा चैप्टर बेटा स्टार्ट होने जा रहा है रोटेशनल मोशन ना, रोटेशनल मोशन। तो चूँकि ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा इन कंपेरिजन टू द लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन जो चैप्टर्स है बेटा, उनकी तुलना में थोड़ा सा टफ होता है। तो मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा इस समय वीडियो आपको कंटिन्यू देने का बेटा ना। तो थोड़ा सा आप रेगुलर अच्छी तरह से पढ़ाई करिएगा, शुरू से लेकर वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा, और अपना आपका कमेंट जरूर आना चाहिए वीडियो में, आपका कमेंट जरूर आना चाहिए बेटा, ठीक? अदरवाइज फिर डिले होगा। तो इसलिए आपका बेटा डेली वीडियो पढ़ते ही, आप पढ़ने के पहले आप बेटा कमेंट और लाइक अपना बिल्कुल ही ना भूला करें। चलो बेटा, तो रोटेशनल मोशन क्या बेटा? तो आइए जैसा देखते हैं रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन की जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय द रोटेशनल मोशन? जैसे मान बेटा कि सपोज करो कि दिस इज ए कोई भी वस्तु है, जैसे सपोज दिस इज ए डिस्क, ठीक? कोई डिस्क है बेटा, और यदि हम लोग क्या करें इसको ना जैसे मान बेटा कि यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पे समझ लो कि इस ब्लैक बोर्ड पे बेटा हम लोग रखे हुए हैं इस डिस्क को, यहाँ पे सामने डिस्क रखा हुआ है, ठीक? अच्छा, और आपने क्या किया कि यहाँ पर बेटा, यहाँ हमारा सपोज करो बेटा कि ये सेंटर इसका है, ये है इसका सेंटर, और आपने एक फोर्स इधर लगा दिया है बेटा, और उतना ही फोर्स एक इधर लगा दिया आपने। मीन्स यूँ समझे कि आपने जैसे टोटी है ना पानी, आपकी बॉटल का जो ढक्कन खोलते बेटा, तो बॉटल का ढक्कन यहाँ पे है नहीं, मतलब लेके दिखाता है बेटा। तो जो बॉटल का ढक्कन खोलते हो तो देखते हो एक फिंगर से खोलते हो क्या? नो, आप क्या करते हो? दोनों फिंगर लगाते हो। तो दोनों फिंगर ऐसे देखते हो ना, तो उसका जो ढक्कन बेटा कैप उसकी ऐसे पकड़ते हो। तो जब ये वाला अंगूठा बेटा इधर जाता है तो ये वाला जो फिंगर होता है इधर जाता है। बोथ आर इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड बोथ अप्लाइड इक्वल फोर्सेज।
यानी कि यहाँ पर भी ये फिंगर एफ लगाया, ये फिंगर एफ लगाया। सपोज ये ढक्कन मान लिया जाए, तो ये एफ लगाया, ये एफ लगाया, आप खोल रहे हैं उस ढक्कन को, तो एफ एंड एफ। या नहीं तो ये मान लो बेटा कि कोई डिस्क है, दो इक्वल फोर्स लगे हुए हैं डायमीटर पर ना, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से फोर्स लगे हुए हैं। अब ये करेंगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पर, चलिए हो रहा है ये बेटा, ये हम कि दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना बेटा, दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो ये है दोनों के बीच की डिस्टेंस और ये है सेंटर। अब मैं आपसे पूछूं, बहुत ही सिंपल सी बात पूछूं, बता बेटा ये किस तरह का मोशन करेगा, ये किस तरह का मोशन करेगा, क्योंकि इनिशियली ये रेस्ट में था। तो मैं आपसे पूछूं कि ये किस तरह का मोशन करेगा, तो आप क्या बोलोगे? आप कहोगे कि सर ये सेंटर है ना, यह सेंटर पर ही ऐसे घूमेगा, इस तरह से घूमेगा। अच्छा, मैं कहूँ आगे जाएगा कि नहीं? मैं कहूँ कि आगे जाएगा कि नहीं, मतलब ये अपनी जगह छोड़ेगा कि नहीं? कहोगे नो। बेटा तो ये अपनी, मैं कहूँगी बेटा कि ये ट्रांसलेशनल मोशन करेगा कि नहीं, आप कहेंगे नो। क्यों भाई? क्योंकि बेटा ये रेस्ट में है, डिस्क पहले से रेस्ट में था। तो डिस्क जब बेटा पहले से रेस्ट में था और आपने जितना फोर्स इधर लगाया उतना ही फोर्स इधर लगाया, तो अब सवाल हुआ बेटा कि नेट फोर्स आपने कितना लगाया। तो नेट फोर्स आपने कितना लगाया, तो देखा जाए बेटा कि नेट फोर्स कितना लगाया, तो नेट फोर्स तो हमने जीरो लगाया भाई। तो नेट फोर्स बराबर हम कह सकते हैं बेटा कि हमारा एफ नेट बराबर कितना है, जीरो लगाया। क्यों? क्योंकि बोथ फोर्सेज आर अपोजिट, both forces are opposite and equal and therefore the net force will be zero। तो इसका मतलब ये हुआ था कि क्या मैं कहूँ कि क्या बेटा इसमें ट्रांसलेशनल मोशन होगा? ट्रांसलेशनल मोशन क्या पॉसिबिलिटी है बेटा, होगा या नहीं होगा? तो आप कहोगे नहीं सर, ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा, ट्रांसलेशनल मोशन जीरो होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो मैं कहूँ बेटा कि अब यह कौन सा मोशन हो रहा है जो ढक्कन पे जो हमने फोर्स लगाया यहाँ पर, तो आप कहेंगे सर कि यह सेंटर, जो सेंटर है वहाँ तो कोई मोशन नहीं होगा, सेंटर तो रेस्ट में रहेगा। यस 100% दैट विल बी इन द रेस्ट। तो सेंटर तो रेस्ट में रहेगा, लेकिन सेंटर के अराउंड जितने भी पार्टिकल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पार्टिकल है, ये पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स है ना बेटा, ये पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स, सब आप जितने भी पार्टिकल्स हैं जानते हैं बेटा कि 1 मोल में कितने होते हैं, तो 10⁻23 होते हैं। तो यहाँ पर कितने पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होंगे, तो हमको उनको काउंट करने की ज़रूरत नहीं। अवगाद्रो की संख्या जानते हो कितनी होती है, तो समझाने के लिए मैं थोड़ा सा 2-4 बना दे रहा हूँ। तो फिलहाल सपोज कर बेटा कि अब ये क्या करेगा बेटा, तो ये अपनी देखो बेटा, ये तो यहाँ कोई परिवर्तन होना नहीं है, अपनी जगह पे फिक्स रहेगा, रेस्ट में रहेगा सेंटर। तो यह तो है बिल्कुल क्वार्टरली इन द रेस्ट। और ये क्या करेगा बेटा, तो इस सेंटर के चारों तरफ देख रही है, ऐसे घूमेगा, फिर ये ऐसे घूम रहा है ना, फिर ये ऐसे घूम रहा है बेटा, फिर ये ऐसे घूम रहा है। सब पार्टिकल्स बेटा रिलेटिव मोशन कर रहे, देख रहे बेटा, सब पार्टिकल्स रिलेटिव मोशन कर रहे, देख रहे बेटा, जो जहाँ है वह वहीं से बेटा मोशन करना शुरू कर दिया। तो और सेंटर बिल्कुल ही रेस्ट। तो जब कभी भी इस टाइप का कहीं पर कोई भी मोशन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल फैन है, फैन चल रहा है ना बेटा, तो क्या कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है। व्हाई इट इज सो, बिकॉज द सेंटर इज इन रेस्ट एंड ऑल पार्टिकल्स आर मूविंग अराउंड द सेंटर। यानी कि जब कभी भी कोई भी वस्तु इस प्रकार से मोशन करती है कि उस वस्तु के ऊपर कोई एक बिंदु ऐसा होता है कि जो रेस्ट में है, तो यह एक ऐसा बिंदु बेटा जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं सेंटर। और यह किस में होता है बेटा, ये हमेशा रेस्ट में होता है। बाकी सभी के सभी पार्टिकल्स या जितने भी पॉसिबल पॉइंट हैं वो सब के सब क्या हैं, सबके सब मोशन कर रहे होते हैं, इसके चारों तरफ मोशन कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। तो जब कभी भी ऐसा कोई भी सिचुएशन होता है तो उसे कहते हैं ना, दैट इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। तब हम उसको रोटेशनल मोशन कहते हैं। ओके, तो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ द रोटेशनल मोशन। मीन्स कि रोटेशनल मोशन इज द मोशन इन विच देयर इज द पॉइंट ऑन द बॉडी विच इज इन रेस्ट and except this point, all other points or all other molecules are in the motion around this। ठीक, हो गया बेटा। चलो अब और आगे जा देखते हैं।
हाँ बेटा, तो अभी हम सब जा रहे थे आपकी यहाँ रोटेशनल मोशन क्या होता है। तो रोटेशनल मोशन ये होता है, और डिटेल में रोटेशनल मोशन बेटा चूँकि हमारा टॉपिक अभी हम लोग देखने जा रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो अब इसमें हम डीप में नहीं जा रहे हैं कि ओमेगा क्या होता है, ओमेगा की दिशा क्या होती है, एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और बाकी सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा। अब यहाँ पर एक बात मैं फिलहाल बताना चाहूँगा बेटा आपको कि जैसे यहाँ पर देखो बेटा, जैसे यहाँ पर हम लोगों का बार बार आ रहा था फोर्स ना, तो वैसे ही यहाँ पर रोटेशनल मोशन में फोर्स के स्थान पर क्या है, यहाँ पे भी तो फोर्स लगा हुआ है, यहाँ पर भी तो फोर्स लगा हुआ है, तो क्या यहाँ पर भी हम कैसे डिफाइन करें, यहाँ पर भी फोर्स का नाम लिया जाए? नहीं। अब दोनों फोर्स देखो बेटा, दोनों फोर्स के बीच में डिस्टेंस है ना, तो यह डिस्टेंस भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो जब कहीं पर भी ध्यान देना बेटा, जब कहीं पर भी ना वेक्टर आर, इसको मान लो बेटा कि ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है आर है, तो मान लिया जाए पूरी डिस्टेंस आर मान रहे हैं, स्मॉल आर मान रहे बेटा, और यहाँ पर रेडियस माना बेटा, रेडियस को कैपिटल आर मान लेना रेडियस को। तो अब देखो बेटा स्मॉल आर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस आर मान लिया जाए, और यह जो फोर्स है बेटा उसको यदि एफ मान लिया जाए ना, तो वेक्टर आर क्रॉस एफ कहा जाता है। यह एक फिजिकल क्वांटिटी आ जाएगी, और वो क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा टार्क। तो टार्क बराबर क्या होता है बेटा आर क्रॉस एफ, यानी एक फोर्स, देखो बेटा एक फोर्स ले लो दोनों में से, तो दोनों में से एक फोर्स ले लो, और उनके बीच, दोनों फोर्स के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, उसका आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो जब मल्टीप्लाई करते हो तो इसको बनता है बेटा टार्क, यानी वेक्टर क्वांटिटी होती है बेटा। तो अब मैग्नीट्यूड की बात करें ना, तो कितना आ गया? वेक्टर आर आ गया, फिर वेक्टर एफ आ गया, और इंटू साइन थीटा आ गया। तो थीटा साफ दिखाई दे रहा बेटा कि 90 डिग्री है थीटा। तो टार्क बराबर क्या आ गया? आर एफ आ गया। ठीक। अच्छा, जब कहीं पर भी देखो बेटा, जब कहीं पर भी इक्वल फोर्स लगते हैं, जब कहीं पर दो इक्वल फोर्स लगे होते हैं और दूसरे के अपोजिट लगे होते हैं, तो इनको कहते हैं ना टार्क। ये क्या है बेटा? इसको कहते हैं टार्क। देखो तो टार्क, ठीक, टार्क ऑफ ए कपल, ठीक, इसको बोलते हैं टाउ, और टाउ बराबर होता है बेटा आर एफ। यानी कि अब यहाँ पर इस प्रकार का जो मोशन होगा रोटेशनल मोशन में, जहाँ पर हम बार बार फोर्स की बात कर रहे थे, अब यहाँ पर फोर्स का कोई मतलब नहीं होगा, अब हमको टार्क लेना पड़ेगा। ठीक, तो अब हमको टार्क लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो बेटा यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर भी फोर्स लगाए हुए हो, यहाँ पर भी फोर्स लगाए हुए, लेकिन दोनों फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस भी इम्पॉर्टेंट है। तो जब जो टार्क बना, यानी कि जो पोजीशन वेक्टर बोलते हैं बेटा यहाँ से आता है, तो अब यह देखो बेटा जो दोनों फोर्स के बीच का डिस्टेंस गुणे जो एक फोर्स है, अब वह बना टार्क। यानी कि वस्तु को मोशन कराने के लिए डिस्टेंस भी उतना ही जिम्मेदार है जितना फोर्स है। अब कहोगे सर थोड़ा सा नहीं क्लियर हुआ, तो आ जाओ बेटा दूसरा एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर यह एक रॉड है कोई, है ना, चलो अभी यहाँ सब क्लियर हो जाएगा। अभी एक रॉड है, और मान लो बेटा कि लंबाई इसकी एल है, नॉट है, और यह एक्सिस है यहाँ पर ना, यहाँ पर इसको फिक्स कर दिया गया है, इसके चारों तरफ घूम सकता। मान लो यहाँ पे कांटे वगैरह, कील वगैरह लगा दिया गया। चलो अब यहाँ पर एक फोर्स लगा दो चलो यहाँ पर फोर्स लगाओ। चलो अब बताओ क्या होगा, सिंपल कॉमन सेंस बताओ क्या होगा। अब यहाँ पे फोर्स लगाए हो तो यहाँ यह रॉड तो मोशन कर नहीं सकता, यहाँ पर अकेला ही फोर्स लगाए हुए हो। बोलो अब ये क्या होगा? ये ऐसे घूमेगा भी इसके चारों तरफ, और क्या होगा भाई? बोलो घूमेगा कि नहीं घूमेगा? बिल्कुल घूमेगा, ऐसे घूमेगा। यानी कि कौन सा मोशन कर रहा है? एक बिंदु, देखो इसी वस्तु के ऊपर एक बिंदु है, तो इसी वस्तु के ऊपर एक बिंदु है और फिक्स है, वह रेस्ट में है। तो यह वाला पॉइंट देख रहे हो कि रेस्ट में है, रेस्ट में है। और जब यह रेस्ट में है तो इसको कह सकते हो सेंटर है। अब यह, तो यह सेंटर है। अब यहाँ पर जो बिंदु है बेटा, यहाँ पर जो बिंदु है यह सर्किल का फॉर्मेशन कर रहा है। जो यहाँ पर बिंदु होगा वो अभी अपना सर्किल बना रहा होगा, जो यहाँ पर होगा वो भी देखो बना रहा होगा, अपना बना रहा है ना। जो यहाँ पर है देखो वो भी अपना सर्किल बना रहा है, जो यहाँ पर है वो नहीं बना रहा है। जो यहाँ पर बेटा देखो, जो यहाँ पर है ना वो भी अपना सर्किल देखो बना रहा है। तो जितने भी पॉइंट है बेटा ना, तो देखो जितने भी पॉइंट हैं वो सब के सब देखो अपनी सर्किल बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? ठीक, तो सब के सब अपनी सर्किल बना रहे हैं, समझ बेटा।
तो सब के सब अपनी सर्किल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो हर यानी कि जब कोई वस्तु रोटेशनल मोशन करती है तो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं सब के सब अपने अपनी सर्किल का फॉर्मेशन करते हैं, यानी डिफरेंट डिफरेंट रेडियस का फॉर्मेशन हो रहा होता है वहाँ पर। और हर एक सेंटर को छोड़ करके बाकी सभी के सभी पार्टिकल्स क्या कर रहे होते हैं, सभी के सभी मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे होते हैं, सब मोशन कर रहे होते हैं। तो ऐसा ही मोशन जो एक बिंदु के रेस्ट बने, या कोई ऐसा ही मोशन जो एक बिंदु के चारों तरफ हो रहा होता है उसी को कहते हो क्या, रोटेशनल मोशन। तो अब यहाँ पे क्या बोलते हो बेटा, इसी को कहते हो ना रोटेशनल मोशन बोलते हो, ठीक। तो इसी को कहते हैं बेटा रोटेशनल मोशन। यहाँ तक बात क्लियर हो गए, समझ गए। तो इसी को हम कहते हैं बेटा रोटेशनल मोशन। अब बात आई बेटा कि यहाँ पर केवल यह फोर्स था। तो यदि अकेला फोर्स रिस्पॉन्सिबल हुआ होता ना इस मोशन कराने के लिए, तो मोशन कराने के लिए फोर्स रिस्पॉन्सिबल हुआ होता तो हम इस फोर्स को चाहे जहाँ लगाते कोई फर्क नहीं पड़ता। अब लेकिन देखो बेटा, अब हम यहाँ लगाए हैं तो मोशन हो रहा था, यहाँ लगाए तब भी हो रहा था, यहाँ लगाए हैं तब भी हो रहा था, यहाँ लगाए तब भी हो रहा था, यहाँ लगा दिए तब भी हो रहा था। अब बताओ हम इस पर लगा दे तो, यानी कि सेंटर पर ही लगा दिए होते, जहाँ कांटे लगी हुई है वहाँ लगा दिए होते तो क्या होता, मोशन होता, नहीं होता। लगा के देख लो, नहीं हो, अब कोई घूमेगा नहीं। क्यों, ये तो फिक्स है, तो जाम है। तो अब यहाँ फोर्स लगाओगे तो मूव नहीं करेगा। अब बाकी जहाँ पर जो फ्री है वहाँ पर लगाए नहीं, अब होगा नहीं होगा। तो फोर्स तो तुम उतना ही लगाए, जितना फोर्स आपने यहाँ लगाया उतना ही फोर्स तो आपने यहाँ भी लगाया, तो अब क्यों नहीं घूम रहा है। यानी कि यह इसका मतलब ये हुआ बेटा कि केवल ये जरूरी नहीं है कि हमने फोर्स कितना लगाया, यह भी जरूरी है कि हमने फोर्स कहाँ लगाया। और कहाँ का मीन्स पोजीशन वेक्टर, कहाँ का मीन्स पोजीशन वेक्टर। इसका मतलब यह हुआ कि डिस्टेंस एंड द फोर्स बोथ आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर टू रोटेट द बॉडी। तो जिस तरह से ट्रांसलेशन मोशन कराने के लिए फोर्स की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से रोटेशन मोशन कराने के लिए टार्क की आवश्यकता होती है। यानी कि केवल फोर्स से रोटेशनल मोशन नहीं हो सकता, तो किसकी जरूरत पड़ी, टार्क की। तो टार्क की आवश्यकता पड़ती है बेटा, यानी बेटा कि बाटी को रोटेशनल मोशन कराने के लिए ना, रोटेशनल मोशन, तो रोटेशनल मोशन कराने के लिए यस, तो क्या बेटा कि फॉर रोटेशनल मोशन टॉर्क इज मस्ट, टॉर्क इज मस्ट, टॉर्क इक्वल टू RF। यानी कि जो पोजीशन बेटा R और गुणे फोर्स करोगे तब आपको टार्क मिलेगा। उसका यूनिट क्या होगी, फोर्स का न्यूटन, और R है बेटा मीटर, तो न्यूटन मीटर विल बी द यूनिट। तो दिस इज द टार्क। क्लियर हो गए, क्लियर हो गए होंगे 100%। ओके, अब चलो, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अब यहाँ पर जो हम लोग वहाँ पर अभी देख रहे थे ना बेटा, जो भी हम लोग अभी देख रहे थे इसमें ट्रांसलेशनल मोशन में तो हम लोग फोर्स की बात कर रहे थे। अब इस चैप्टर में हमको यानी टार्क की बात करनी है। तो कहीं पर भी रोटेशनल मोशन कराने के लिए भी टार्क मस्ट है, और कहीं पर पहले से यदि पहले से बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही है तो रोकने के लिए भी टार्क मस्ट है। ये हो गया टार्क। अब आई बात कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तब क्या हुआ भाई, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चलो भाई अब सवाल ये हुआ बेटा कि यहाँ पर यह बात आप बिल्कुल स्पष्ट देख रहे हो कि टार्क इज मस्ट, कहा जा रहा है कि टार्क मस्ट है। तो क्यों टार्क मस्ट है, ओके तो कहोगे, अब आ जाओ बेटा मेन पॉइंट पर आते हैं। अब कहोगे ना कि देयरफॉर व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डिफाइन करना हो तो हम लोग कैसे यहाँ से डिफाइन करें। तो देख रहे हो टार्क इज मस्ट, तो कहोगे काज ना, काज बाई विच टॉर्क रिक्वायर्ड टू रोटेट क्या कह रहे हो बेटा, कह रहे हो कि काज बाई विच टॉर्क रिक्वायर्ड टू रोटेट द बॉडी इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, नाउ दैट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो दिस इज द वेल डिफाइंड द डिफिनेशन ऑफ द मोमेंट ऑफ द इनर्शिया। क्लियर हो गए।
तो ट्रांसलेशनल मोशन का कंपेयर किया, यानी कि जो ट्रांसलेशनल मोशन में दो बातें तो बिल्कुल ही क्लियर हो गई आपका। ये है हमारा क्या, ट्रांसलेशनल मोशन, और ये है हमारा रोटेशनल मोशन। तो जो काम यहाँ पर मास करता था बेटा, वही काम अब इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से रिप्रेजेंट करोगे, जो मास काम करता था बेटा वही अब वहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेगा। ट्रांसलेशनल मोशन में जो काम फोर्स करता था वही काम ना बेटा अब यहाँ पर टार्क करेगा। यहाँ पर कहते थे कि स्पीड v है, ठीक बेटा। तो अब यहाँ पे क्या कहोगे बेटा कि एंगुलर स्पीड अब नाम लोगे ना, स्पीड कौन सा बोलोगे, एंगुलर स्पीड बोलोगे। अब एंगुलर स्पीड क्या बोलोगे, ओमेगा बोलोगे, ठीक। फोर्स के स्थान पे क्या कहोगे, टार्क कहोगे। फोर्स F, टार्क को क्या लिखो बेटा, ऐसे T और W स्पेलिंग होती है बेटा, टाउ लिखते हैं, इस तरह से बनाते हैं, ठीक बेटा। तो अब ये हो गया हम लोगों का स्पीड, यहाँ वेलोसिटी कहोगे, यहाँ पर स्पीड एंगुलर वेलोसिटी कहोगे, वहाँ पर वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी बोलते थे, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी बोलोगे, ठीक बेटा। चलो अब जैसे मान लो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को आप कहते थे ना कि डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट को आप वेक्टर यस लिखते थे। अब यहाँ कहोगे क्या, अब यहाँ पर कहोगे ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलोगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोले। अब कहोगे कि यह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये भी बेटा वेक्टर क्वांटिटी है, थीटा है, यहाँ पर यस लिखोगे, यहाँ पर थीटा लिखोगे, बात समझा। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या लिखते थे बेटा, यहाँ पर आप कहते थे कि एक्सेलरेशन ए है। अब यहाँ पर क्या कहोगे यहाँ पर कि एक्सेलरेशन बेटा अल्फा है, ओके। यहाँ पर एक्सेलरेशन को क्या लिखते थे, a = dv/dt लिखते थे। यहाँ पर क्या करोगे, अल्फा = d⍵/dt लिखोगे, बात समझा। यहाँ पर लीनियर मोमेंटम लिखते थे p = mv, वहाँ पर क्या करोगे, एंगुलर मोमेंटम L = mvr लिखोगे, यानी कि L = वेक्टर r क्रॉस वेक्टर p लिखोगे, ओके। तो देयरफॉर ऑल दीज आर द वेरी सिमेट्रिसिटी देयर, देखो सब एकदम वैसे ही, ओके। तो अभी तक क्या देखा, हम दोनों में कंपेयर कर रहे हैं कि अभी तक जो पढ़ रहे थे बेटा, ये चैप्टर चूँकि नया है और अभी आज हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो हम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपको कि ये आपको जो चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हैं L27, L28 जो अभी आने वाला है बेटा, तो L27, L28, L29, L30, तो ये 2-3 लेक्चर में आप बेटा पूरा का पूरा बहुत डीप में मैं आपको पढ़ाऊँगा। रोटेशनल मोशन, रोलिंग मोशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एवरीथिंग। और अभी तक जो भी पढ़े हुए हैं आप, तो आई होप कि आप वह सब कुछ पूरा अच्छी तरह से कर चुके होंगे। तो अब आप बात हम लोग समझ गए बेटा यहाँ पर कि ये तो बात रही कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब यदि आप इतना क्लियर हो गए बेटा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, तो फिर बहुत अच्छी बात है बेटा, आ जाओ। चलो अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, फिर बात क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम बात आती है बेटा कि व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मोमेंट ऑफ द इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की क्या प्रॉपर्टीज होती है बेटा। तो पहली बात ये ना कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो उसको हम लोग जनरली बेटा आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्वांटिटी कैसी है, तो दो चीज़ तो आप जानते हो बेटा। नंबर वन पे जानते हो कि स्केलर क्वांटिटी होती है, ये बात अच्छी तरह जानते हो। दूसरा जानते हो तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है बेटा ना। तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, ये दो चीज़ तो बहुत अच्छी तरह जानते हो। अब ये तीसरा क्या कुछ और भी होता है क्या भाई? हाँ यार, तीसरा भी तो होता है ना। तीसरा क्या होता है भाई? तीसरा होता है टेंसर। तीसरा होता है टेंसर। तो स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी और टेंसर। अब सवाल ये है बेटा कि जो स्केलर क्वांटिटी है ये क्या है। तो दिन भर जो भी तुम गुणा भाग गणित ना जो भी तुझ करते हो वो तुम स्केलर में ही करते हो।
यानी कि ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी बेटा, ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसमें केवल न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि वो डायरेक्ट केवल मैग्नीट्यूड होता हो और कोई दिशा न रहती हो। जैसे फॉर एग्जांपल तुम अपने पॉकेट में पैसे रखे हुए ना, और जैसे मान लो कि 20 रुपीज़ बेटा दोनों नीचे लोअर में रखे हुए, पैंट में रखे हुए, और मान लो कि शर्ट में रखे हुए तुम 20 रुपीज़, तो कुल कितना हो गया बेटा? 20 यहाँ है, 20 यहाँ है, 20 यहाँ है, सीधी सीधी मतलब 20 + 20 + 20 60 रुपीज़ रखे हुए बेटा। तो टोटल तुम्हारे पास कितने रुपए हुए? 60 रुपये हो गए। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा मान लो यहाँ पर 1 किलोग्राम का बाल रखे हुए, इस पॉकेट में 1 किलोग्राम का बाल रखे हुए, इसमें भी 2 किलोग्राम का बाल रखे हुए बेटा, तो कितना हो गया? 1 किलोग्राम पर 2 बराबर कितना हो गया बेटा? 4 किलोग्राम कुल बाल मिला दिया तो हो गया। अच्छा ये बताओ कि सम निकालते समय आपने ये देखा था कि यह वाला रुपया कितने डिग्री का कोण बना रहा है इस वाले रुपये से, और ये दोनों रुपये मिल करके उस शर्ट वाले रुपये से कितना डिग्री का कोण बना रहे हैं? क्या ऐसा जोड़ा आपने? क्यों नहीं जोड़ा भाई? नहीं जोड़े ना? नहीं, टोटल क्या कर लिया? सीधे सीधे। अच्छा मान लो पॉकेट में बेटा तू एक ही पॉकेट में 2, 4, 10, 20 रुपए की नोट रखे हुए और तो सब टोटल जोड़ना है, तो ये उनकी दिशा देखते हो कि 10 रुपये वाला 20 रुपये का कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? नहीं देखते हो, बिल्कुल। क्यों देखना भी नहीं है? क्योंकि स्केलर क्वांटिटी बेटा, स्केलर क्वांटिटी का मतलब यही हुआ कि ओनली मैग्नीट्यूड इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द टू गेट द टोटल। लेकिन अब जैसे मान लो बेटा कि कहीं पर कोई एक वस्तु है जिसके ऊपर फोर्स लगा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो बेटा कि तुम ही खड़े हो, बीच में खड़े हो जा, तुमको एक आदमी आगे धक्का दे रहा है, दूसरा आदमी पीछे से धक्का दे रहा है बेटा, और दोनों 50 न्यूटन के फोर्स से धक्का दे रहे हैं, तुम किधर जाओगे? किस तरफ जाओगे? आगे वाले की तरफ कि पीछे वाले तरफ? ना, कहीं नहीं जाओगे। अब कहीं नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाओगे भाई? जितना उधर से फोर्स लगाए उतना इधर से फोर्स लगाए, दोनों फोर्स एक दूसरे का अपोजिट है। पॉइंट ऑफ एक्शन यानी जिस बिंदु पर लग रहे हैं उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ एक्शन। पॉइंट ऑफ एक्शन दोनों का बराबर है, तो दोनों फोर्स एक दूसरे को न्यूट्रल कर दिया बेटा, क्योंकि दिशा दोनों की अपोजिट है, तो यहाँ पर दिशा भी काउंट करना पड़ रहा है, और ये भी देखना पड़ रहा है कि कौन कितना लगा रहा है। ये भी 50 और ये भी 50, तुम बीच में हो, तुम्हारे ऊपर लगा हुआ पॉइंट ऑफ एक्शन, जहाँ बीच में लगा हुआ पॉइंट ऑफ एक्शन बराबर है, सेम है। ओके, तो ये दोनों जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, पॉइंट ऑफ एक्शन दोनों का बराबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर है बेटा, दिशा अपोजिट है जस्ट, तो नेट फोर्स देख रहे बेटा 0 आ रहा है। आया ना? तो ये इसका मतलब ये हुआ कि हमको यहाँ पर डायरेक्शन भी देखना है। यदि फोर्स स्केलर होता है तो 50 न्यूटन या 50 न्यूटन ही जोड़ते तो 100 न्यूटन होना चाहिए था, लेकिन नो, दैट विल बी द 0। इसका मतलब यह कि दो तरह की बात समझ में आ गई कि स्केलर फिजिकल क्वांटिटी क्या, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तब जैसे कुछ का नाम लिख लो बेटा, जैसे मान लो कि डिस्टेंस है ना बेटा, तो जैसे मान लो कि डिस्टेंस है, ठीक, और जैसे मान लो बेटा स्पीड है, वर्क है, ठीक, एनर्जी है। तो ये सब के सब जितनी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी मास है और अभी रुपया पैसा बोला बेटा, तो ये सब के सब क्या है? सब के सब जानते बेटा स्केलर है। अच्छा अब यदि ओके बेटा, तो कहाँ पर लिख दिया बेटा? चलो ठीक है, ऊपर लिखे, कोई बात नहीं है। तो ये सब के सब क्या बेटा? स्केलर है। अच्छा अब मैं कहूँ कि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी बताओ बेटा। वेक्टर तो भाई जो भी वेक्टर है दिशा जिन पे लेना जरूरी। जैसे अभी पहला हमने बात किया बेटा कि फोर्स की बात कर रहे थे, अभी हम फोर्स की बात कर रहे थे, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं बेटा ना। यदि मैं एक्सीलरेशन कहूँ, एक्सीलरेशन को अभी देखें, एंगुलर मोमेंटम आया था L आया था, लीनियर मोमेंटम P आया था बेटा, अभी एक्सीलरेशन ये आया था। तो ये सब के सब क्या है बेटा? ये सब के सब वेक्टर क्वांटिटी हैं। तो हम लोग करेंगे बेटा, और पढ़ा नहीं आपको तो हम वेक्टर भी आपको पढ़ाएंगे बेटा, बड़ी ज़बरदस्त, और बहुत कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा बेटा कि जो आपको मीन्स ब्लैक बोर्ड से बाहर से आएगा। तो हाँ, थोड़ा सा बस लेक्चर में थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है बेटा, थोड़ा डिले हो रहा है, लेकिन ये है कि जो पढ़ लेंगे बेटा तो फिर मस्ती होगी। तो फिलहाल अभी कोशिश करिएगा, मैं रेगुलर लेक्चर भी कर दे रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा बेटा कि लेक्चर भी रेगुलर मिले आपको, और आपसे जल्दी से जल्दी जो भी बैकलॉग हुए हैं, पीछे जो डिले हुआ है, वो कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जस्ट कम ऑन द पॉइंट। और अब यहाँ बेटा तो देख रहे हो ना कि ऐसे जो भी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल, और मैग्नीट्यूड आल्सो रिस्पॉन्सिबल, डायरेक्शन आल्सो रिस्पॉन्सिबल। अच्छा अब आई बात बेटा कि तीसरा ये क्या है भाई? तो अब टेंसर हम किसको कहते हैं? तो टेंसर की बात बेटा तो बहुत सारी एक आध किताबों में भी सब गलत लिखा हुआ बेटा, और कुछ अब लोग बहुत गलत पढ़ाते भी हैं ना। तो फिलहाल थोड़ा सा अभी क्लियर कर लो यहाँ पर। तो टेंसर क्या होता है बेटा? तो पहली बात यह है कि याद रखना बेटा कि टेंसर जो होती है ना स्केलर होता है, ना ही स्केलर होता है, और ना ही वेक्टर होता है। और ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात हो रही है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा फिर से सुन लेना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा न ही स्केलर है, न ही वेक्टर है, बल्कि वो क्या है बेटा? वो टेंसर क्वांटिटी है।
सवाल है बेटा कि ये टेंसर होता क्या है। तो अब एक लाइन केवल कह दो ना कि डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो कहोगे कि डिफरेंट वैल्यू इन द डिफरेंट डायरेक्शन, यानी कि ऐसा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वैल्यू शो करता हो, उसी को कहोगे कि वह टेंसर है। ठीक, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द बेस्ट एग्जाम्पल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द बेस्ट एग्जाम्पल। अब जैसे बेटा अब एग्जाम्पल में लिया जाए, तो एग्जाम्पल में लिया जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लीजिए सबसे बेस्ट पहला क्वांटिटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया दूसरा कोई ले लो बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक बेटा। स्ट्रेस, ठीक, स्ट्रेस, डेंसिटी, समझ बेटा। तो ये कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं कि जो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। जिस दिशा में हम जा रहे हैं डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट उनकी वैल्यू होती है, यानी कि ना ही यह स्केलर लॉ को फॉलो करेंगी और ना ही ये वेक्टर लॉ को फॉलो करेंगी। मीन्स कि अब जो बेटा, तो अब ये टेंसर क्वांटिटी, तो अब एक लाइन लिख देना बेटा कि टेंसर क्वांटिटी क्या करेंगी। ठीक, तो टेंसर क्वांटिटी डज नॉट फॉलो स्केलर लॉ एंड वेक्टर लॉ यानी कि जो टेंसर क्वांटिटी होती है बेटा, जो टेंसर क्वांटिटी होती है ना, तो जो टेंसर क्वांटिटी होती है ना ही वह स्केलर लॉ को फॉलो करती है, ना ही वह वेक्टर लॉ को फॉलो करती है। क्लियर हो गए? ना ही स्केलर लॉ को फॉलो करती है और ना ही वेक्टर लॉ को फॉलो करती है। अब जा देखना बेटा, अब इसके बाद तो क्या इनका लॉ अलग से होता है? हाँ, इनका लॉ अलग से होता है। आप जानते हो, अब जैसे मान लीजिए कि मैं कहूँ कि जैसे मान लो मैं कहूँ कि x + y = z है। मैं कहूँ बेटा कि x + y = z है, और मैं आपसे x की वैल्यू पूछूँ कि बताओ x बराबर कितना है, तो जल्दी बोलो क्या है बेटा, x बराबर जल्दी बोल दीजिए। तो कहोगे सर कुछ नहीं, इधर भेज दीजिए, और क्या, तो z - y हो गया बेटा। बोल दिया तुरंत फटाफट। मैं कहूँ कि y बराबर क्या है, हाँ बेटा, मैं कहूँ y बराबर क्या है, तो ये उधर चला जाएगा, और क्या। तो इसका मतलब मैं कहूँ y बराबर क्या है बेटा, तो z - x हो जाएगा। कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। तो जब आपने कहा बेटा कि नो प्रॉब्लम, तो बिल्कुल सही बात है भाई। अब ये कौन सा लॉ बेटा, कौन सा लॉ आप यूज़ कर रहे हो? वेक्टर लॉ कि स्केलर लॉ या कि टेंसर का लॉ? क्या है यह, क्या है? तो दिन भर जो भी इधर से उधर ले जाते हो, प्लस करते हो, उधर से इधर आता है माइनस करते हो, जो भी तुम मैथमेटिक्स यूज़ करते हो दिन भर ना, या 10 रुपये 50 रुपये पॉकेट में था, 10 रुपये दिए निकाले हो, उसमें से 40 बचा हुआ है, 40 में से कुछ खाए हो तो 30 बचा हुआ। तो सपोज बेटा कि ये सब कौन सा लॉ, कि दिन भर क्या करते हो, दिन भर स्केलर लॉ यूज़ करते हो। तो यही सब तो स्केलर लॉ है ना, स्केलर लॉ यूज़ करते हो। यानी कि जो भी तुम मैथमेटिक्स जानते हो, एडिशन जानते हो, सब्ट्रैक्शन जानते हो, मल्टीप्लिकेशन जानते हो, जो भी कुछ जानते हो ना बेटा, बोर्ड मास नियम वगैरह जो भी जानते हो, सब के सब स्केलर लॉ हो। दिन भर तुम एलजेब्रा यूज़ करते हो और वही नहीं मालूम है कि हम दिन भर यूज़ क्या करते हैं, तो इसी को कहते हैं एलजेब्रा ना बेटा, एलजेब्रिक लॉ। यानी कि जो स्केलर क्वांटिटी होती है उनका मतलब जो भी तुम दिन भर यूज़ करते हो, तो वही एलजेब्रा है तुम्हारा। इधर से उधर ले जाने पे माइनस होता है, प्लस होता है, ये सब केस कौन सा लॉ है, यही तो एलजेब्रा है ना। अच्छा, अब बात रही वेक्टर का। तो जब जैसे मान लो कि अब यहाँ पर एक कोई वस्तु है, या ये कोई मास है m, और इस पर 2 फोर्स लगे हुए बेटा, ये फोर्स लगा हुआ है और ये फोर्स लगा हुआ है F। ये भी है 20 न्यूटन, और ये भी मेरा बेटा 20 न्यूटन का फोर्स है। दोनों फोर्स किस पे लगे हुए हैं? 90 डिग्री पर। अब मैं कहूँ बेटा कि बताओ कि इसका रिजल्टेंट क्या है, तो न्यूटन्स लॉ मोशन में पढ़े हो, देखे हो, समझे हो, अच्छी तरह से तैयार तुम्हारा है क्या? एक यहाँ है कि यहाँ दोनों का रिजल्टेंट यहाँ आएगा, और कहोगे कि सर F बराबर जो अब होगा वह 20√2 होगा, 20√2 न्यूटन आएगा।
अब क्या किए हो, कैसे लगाए हो, सॉल्व किए हो, दोनों फोर्स के बीच का एंगल देखे हो कितना है, 90 डिग्री है। तो जब 90 डिग्री है तो कौन सा नियम लगाए हो, तो कहे हो कि जो F रिजल्टेंट होगा वो √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा होगा, फिर थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस टू। तो दिस इज कॉल्ड वेक्टर एडिशन लॉ। तो दिस इज द वेक्टर एडिशन लॉ, ये लगाए हो। अब यहाँ पर चूँकि थीटा 90 डिग्री था बेटा, तो 90 डिग्री था तो आप ये क्या कर दिए हो, F डैश इक्वल टू, तो यहाँ पर 20 था बेटा, तो 20 का स्क्वायर किए हो, फिर 20 का स्क्वायर किए हो प्लस 0 किए हो, तो F डैश बराबर 20√2 न्यूटन किए हो, है ना। तो F डैश इक्वल टू 20√2 न्यूटन कर दिए हो। अब यहाँ ये वेक्टर ला है। चलो अब जैसे मान लो बेटा कि अब आ जाओ तीसरा पर चलते हैं। अब जो बेटा, अब जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई एक वस्तु है, तो इस वस्तु के मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना बेटा, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस पर कह रहा बेटा कि 10 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है। एक्स एक्सिस पर इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा 10 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर है, और वाई एक्सिस पर इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना बेटा, वाई एक्सिस पर इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कह रहा हूँ कि 5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है, ठीक बेटा। अच्छा अब मैं कह रहा बेटा कि बताओ कि अब इसका जेड एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट द जेड एक्सिस। या मैं ऐसे समझाऊँ इस बात को बेटा, देखो आई एक्स प्लस आई वाई बराबर, मान लो कहीं पर तुम लिखे हो आई जेड, सपोज करो बेटा कि इस तरह से तुम लिखे हो कहीं पर, हाँ कहीं पर लिखे बेटा कि आई एक्स प्लस आई वाई बराबर आई जेड लिखे हुए हो। अब मैं तुमसे बोल रहा हूँ ना कि तुम यहाँ पर आई वाई का मान बताओ हमको क्या होगा, हाँ बोलो जल्दी, फिर बोलो कि आई एक्स का मान बताओ क्या होगा, जल्दी बोलिए क्या होगा बेटा। तो आई वाई मैं पूछा हूँ कि आई वाई बराबर क्या होगा, तो इसको उधर भेज दो, तो इसको उधर भेजोगे तो कहोगे कि आई जेड तो सब पहले से था, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, तो मैं क्या कर दूँ, माइनस आई एक्स कर दूँ। बोलो बेटा सही है, कोई दिक्कत। आई वाई बराबर क्या होगा, ये उधर गया तो उधर जा कर के माइनस हुआ। अच्छा अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर आई एक्स बोलो क्या होगा, तो कहोगे सर आई वाई उधर चला जाएगा, तो आई वाई उधर जाएगा तो आई जेड और क्या हो गया माइनस आई वाई लिख दूँ। बोलो बेटा सही है, नो रॉन्ग। क्यों भाई, देखो यह उधर जा कर के माइनस होता है, ये कौन सा ला है, ये तो अभी देखे हो ना कि अलजेब्रा है, अलजेब्रिक ला है ना, किस प्रकार की क्वांटिटी फॉलो करती है इसको, स्केलर, और ये क्या है टेंसर, तो क्या टेंसर उसको फॉलो करेगा, नो। इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस ही क्या रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा, चेंज कर देंगे तब तो स्केलर बन जाएगा, और यह भी नहीं फॉलो करेगा, क्या रहेगा वैसे ही रहेगा। तो फिर डिफरेंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर क्वांटिटी है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ द अलजेब्रिक एडिशन एंड आल्सो डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ द वेक्टर एडिशन। तो फिर तब ये किस लॉ को फॉलो करेगा, तब इसका खुद अपना एक अलग से दुनिया होती है, अपना लॉ होता है। तो कौन सा लॉ है भाई, ये दो के अलावा तो नाम नहीं सुने थे, हाँ कोई बात नहीं, अब सुन लो नहीं सुने थे तो उसको कहते हैं थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो अब आ जाओ, देखो बेटा, तो अब है हम लोगों का, चलो तो थियरम ऑफ लिख लो बेटा कि थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहता है बेटा, ये ला कहता है बेटा कि मान लो ये कोई एक वस्तु है, यह कोई एक वस्तु है, ठीक, और तुमको यहाँ पर का मतलब क्या हुआ बेटा कि यह इस एक्सिस पर, ये डॉट लगा हुआ है, डॉट का मतलब ये कि यह जो ब्लैक बोर्ड के परपेंडिकुलर है। तो मैं कहता हूँ कि इस एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना, इसका बेटा क्या मानते हो, ICC क्यों लगाया हूँ, सेंटर की वजह से। तो यह एक्सिस सेंटर पर है, किस एक्सिस पर हम निकाल रहे हैं ये मायने रखा बेटा। तो मैं कहूँ कि इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी है बेटा, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर पर IC है,
तो और फिर मैं कह रहा हूँ कि बताओ कि यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, इस पी बिंदु पर क्या होगी, पी बिंदु पर, पी मीन्स यहाँ पी लिख दिया जाए, पी बिंदु पर क्या होगी। अब मैं इस क्वेश्चन से तुमसे पूछूँ तो क्या करोगे, कैसे सॉल्व करोगे। तो अब देखो, अब यहाँ पर ये एक्सिस और ये एक्सिस दोनों क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर। देखो बेटा ये भी ऐसे है, ये ऐसे है ऐसे, और ये भी ऐसे बेटा देखो ऐसे, तो दोनों पैरेलल हो गए ना। तो जब कभी भी दो एक्सिस पैरेलल होती हैं और उसमें से एक एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुमको पता हो, तो दूसरे एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताने के लिए ना बेटा क्या किया जाता है, पहले वाली मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो पता हुआ लिख दो, प्लस दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर कर दो, और इस स्क्वायर में मास से मल्टीप्लाई कर दो, और पहले जो पता उसमें उसका एडिशन कर दो। यानी कि अब कहोगे कि आई पी बराबर आई सी, यानी कि जिसका पहले से पता है, प्लस क्या बोला हूँ, मास मान लो इसका m है और बीच की डिस्टेंस मान लो बेटा ना, यहाँ पर h लिया जाता है तो h ले रहा हूँ, m इंटू एच का स्क्वायर कर दोगे। अब तुम कहोगे बेटा कि h बराबर चूँकि सर रेडियस है तो आई पी बराबर ना आई सी प्लस एम आर स्क्वायर कर दोगे। ठीक, तो आई पी बराबर आई सी प्लस एम आर स्क्वायर कर दोगे, हो गया। चलो अब आई देखो, तो इसको इसी को कहते हो, क्या बोलते हो इसी को, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। जब दो एक्सिस पैरेलल है तब ये लगेगा, नहीं पैरेलल है तो नहीं लगेगा। और अब फिर बेटा दूसरा नियम, दूसरे को कहते हैं थ्योरम ऑफ, अगला नियम लिखो, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। अब ये क्या कहता है बेटा, चलो देखो, जैसे मान लो ना कि ये कोई एक वस्तु है जिसका रेडियस r है, मास इसका m है, और इसको मान लिया जाए x एक्सिस मान लो, इसको ना y मान लो बेटा, इसको y मान लो, और इसको तुम z मान लो, z मान लो। ठीक, अच्छा अब सपोज करो बेटा, अच्छा ये वही सेंटर है, सेंटर पे बस इस तरह से रोटेट कर सकती है ये। चलो अब जा देखना, अब मैं आपसे पूछूं, मैं कहूँ बेटा कि आई एक्स मतलब एक्स एक्सिस पर सी मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, इस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है आई एक्स, इस पर जब निकालते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है बेटा आई वाई, जब इस पर निकालते हैं तो दिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड, ये दिया हुआ। तो मैं तुमसे पूछूं कि अब आई एक्स का मान बताओ कितना होगा, आई एक्स का मान बताओ कितना होगा। तो देखो बेटा ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं कि नहीं, है ना। तो ये देखो बेटा, जानते हो कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं हमेशा, तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि आई एक्स का मान बताओ, तो जिस एक्सिस का बताना हो उस एक्सिस को लेफ्ट हैंड में लिख दो। अब तुमको कोई भी दो ऐसी एक्सिस चाहिए, कोई भी दो ऐसी एक्सिस चाहिए जिसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुमको पता हो, और दोनों का सम करोगे तो तीसरे के बराबर होगा। किसी भी दो, मान लो कोई भी, फिर से ध्यान से सुनना, किसी भी कोई भी तीन एक्सिस ले लो, क्या होना चाहिए प्रॉपर्टी तीनों की, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। तो कोई भी तीन ऐसी एक्सिस ले लिया जाता है जिसमें से तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। फिर से सुनो, कोई भी तीन एक्सिस लिया जाता है जिसमें तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तभी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगेगा। ले लिया। अब यदि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और तीनों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तीनों में से दो की मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुमको पता है, तो तीसरे की मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम आसानी से बता सकते हो। कैसे? किसी एक की मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो के सम के बराबर होते हैं। मीन्स कि आई, अब मैं तुमसे पूछा बताओ आई एक्स बराबर क्या होगा, तो कहोगे सर बाकी दो के सम के बराबर होगा। तो कहोगे कि आई वाई प्लस आई जेड हो गया आंसर। मैं कहूँ तुमसे कि बताओ आई वाई क्या होगा, आई वाई क्या होगा,
तो कहोगे सर बाकी जो 2 होंगे उनके सम के बराबर होगा। तो अब कहोगे कि आई एक्स प्लस आई जेड होगा। अब मैं कहूँगा बेटा कि आई जेड बोलो क्या होगा, फिर वही बात, सबके लिए वही बात। तो क्या कहोगे, आई एक्स प्लस आई वाई होगा। अच्छा, अब क्या ऐसे मान लो कि ये तुमको इक्वेशन दिया हुआ था और मैं कहता कि बताओ कि आई एक्स से क्या होगा, तो अब ऐसे करते कि आई एक्स अब इसको उधर भेज देते, तो ऐसे लिखते आई जेड माइनस आई वाई लिखते, तो बताओ कि आई एक्स देखो कि ना आया है ना, तो गलत हो जाता कि नहीं। और ये कौन सा ला है, इधर से उधर जाने पर इक्वल टू उधर जाने पर साइन चेंज होती है, तो ये तो अलजेब्रा का ला है ना, तो यह ला टेंसर का तो है नहीं। इस सामीन से क्या हुआ बेटा, तो यह दिस इज द रॉन्ग। तो कौन सा सही है बेटा, अब ये सही है ना, तो इसको कहते हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, तो क्या दोनों बातें क्लियर हो गए। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। हो गया बेटा, क्लियर हो गया यहाँ तक सब लोग। आओ अब बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके आगे अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती क्या है, रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है, रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है, स्फीयर की क्या होती है, सॉलिड की क्या होती है, और न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग शुरू करेंगे अब अगले लेक्चर में। और अब यहीं पे रोकता हूँ बेटा इस लेक्चर को, और हम लोग अगले लेक्चर में शुरू करेंगे, यानी कि जस्ट इसके बाद। मीन्स कि अब हम लोग बेटा अब यहाँ पर हम लोग को लेना है डिफरेंट न्यूमेरिकल्स, तो न्यूमेरिकल्स को हम लेंगे बेटा अगले पार्ट में, यानी कि L28 में। L28 क्लियर। तो L28 में बेटा हम लेंगे पूरा का पूरा डिटेल न्यूमेरिकल, सब थ्योरी थोड़ा बता दिया बेटा, बेसिक आपको बता दिया कि बेसिक क्या हम लोग कैसे यूज करेंगे। और अब हम लोग देखेंगे L28 में ना डिटेल न्यूमेरिकल्स। तो L28 बिल्कुल देखना बेटा मत भूलिएगा, और कंटिन्यू जिस दिन वीडियो मिला उसी दिन पूरा हो जाए, और आपका कमेंट आ जाए, तो मैं जब कमेंट आप लिख देते हैं तो हम समझ जाऊँगा कि हाँ अब आप पढ़ लिए, क्लियर ना। तो लाइक करना, कमेंट करना कदापि ना भूलें बेटा, अदरवाइज वीडियो में ऐसे ही डिले होता रहेगा। तो डिले ना होने पाए तो फिर आप भी ना डिले करें, तो हम भी बिल्कुल पक्का प्रॉमिस नहीं डिले करेंगे। ओके, मिलते हैं फिर L28 में। ओके, बेस्ट ऑफ लक बेटा।